हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मिले आपको आगामी एचपीजीवीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर, पंचायत सेक्रेटरी, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इस वीडियो का। इसमें बोला गया है कि भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु विदेश में सरकारी दौरे के दौरान हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह आपका लाल बहादुर शास्त्री जी। ये आपने याद रखना है, लाल बहादुर शास्त्री जी की 1966 में जो मृत्यु हुई थी उनकी, वो ताशकंद में विदेशी दौरे के दौरान हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जो मृत्यु थी वो 1966 में, उनकी मृत्यु जो थी वो ताशकंद में विदेशी दौरे के दौरान हुई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति देश को संबोधित करता है और स्वतंत्रता दिवस पर कौन राष्ट्र को संबोधित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका प्रधानमंत्री है। रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के दौरान राष्ट्रपति जो होते हैं वे देश को संबोधित करते हैं। 26 जनवरी को आप पता है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। तो उस उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री जो होते हैं वे राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ये आपने याद रखना है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। और प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस प्रधानमंत्री ने अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस को आरक्षण सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया? तो वो विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये आपने याद रखना है, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री ने अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को आरक्षण सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी मंत्री संसद का सदस्य बने कितनी अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका 6 महीने है। ये आपने याद रखना है। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी मंत्री संसद का सदस्य बने बिना 6 महीने तक अपने पद पर बना रह सकता है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वे कौन करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार का वास्तविक कार्यपालिका यानी कि मुखिया कौन होता है? तो वह प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सबसे कम अवधि तक भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वे सबसे कम अवधि तक भारत के प्रधानमंत्री थे। कितने दिन का कार्यकाल था उनका? 13 दिन का कार्यकाल था। 16 मई 1996 से लेकर 28 मई 1996 तक वे 13 दिन के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। कौन? श्री अटल बिहारी वाजपेयी। अगले प्रश्न में चलते हैं। 1989 में भारत के 2 उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1989 में भारत के 2 प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम जो थे वो भारत के 2 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ये आपने याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आपने याद रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वे भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ये आपने याद रखना है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम होम मिनिस्टर, गृह मंत्री भी थे। इन्हें लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया और बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, वे कौन थे? वे आर.के. शानमुखाम शेट्टी थे। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
अगले प्रश्न में चलते हैं, केंद्रीय कैबिनेट के मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? तो केंद्रीय कैबिनेट के मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं कैबिनेट के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में। तो आपने याद रखना है, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं, ये आपने याद रखना है। ये उप मंत्रिपरिषद में होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में सिर्फ प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ही होते हैं, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड अगेंस्ट द मिनिस्टर? तो क्या होता है जब एक अविश्वास प्रस्ताव जो है किसी मंत्री के विरुद्ध पास किया जाता है तो क्या होता है? तो पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है। होल कैबिनेट हैज़ टू रिज़ाइन, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रधानमंत्री उत्तरदायी होता है किसके प्रति? ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी आपने याद रखना है। प्रथम एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और दूसरे प्रधानमंत्री जो थे वो श्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उसी तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन प्रधानमंत्री, किस प्रधानमंत्री ने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया? तो वो चौधरी चरण सिंह ने, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहा? तो जगजीवन राम जो थे वे प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहे थे। बाकी मोरारजी देसाई, चरण सिंह जो थे ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत के। अगले प्रश्न में चलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, ये आपने याद रखना है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू के उत्तराधिकारी, भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध विराम के लिए अयूब खान के साथ ताशकंद संधि पर हस्ताक्षर किए एवं शांति दूत के रूप में प्रसिद्ध हुए थे, ये आपने याद रखना है। इन्हें मैन ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री को मैन ऑफ पीस के रूप में भी जाना जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद आपको पता है संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें बोला गया कि हु वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो गैर कांग्रेसी प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में चलते हैं, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ जो था वो पारित हुआ था? तो वो श्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान दल बदल विरोधी कानून जो था, एंटी डिफेक्शन लॉ जो था वो पारित किया गया था। कब? 1986 में, ये आपने याद 85 में, ये आपने याद रखना है। 1985 में दल बदल विरोधी कानून जो था वो पारित किया गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं, जनसंख्या राष्ट्रीय आयोग किसके अंतर्गत आता है? तो जनसंख्या राष्ट्रीय आयोग जो है नेशनल पॉपुलेशन कमीशन जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, केंद्र सरकार के मंत्रालयों में से किस मंत्रालय के अंतर्गत जनगणना संगठन 1961 से अस्थायी तौर पर कार्य करता आ रहा है? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये आपने याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु की योग्यता जो है वो कितनी है? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु की जो योग्यता है वो 25 वर्ष है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत के किस प्रधानमंत्री ने अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कभी लोकसभा का सामना नहीं किया? तो चौधरी चरण सिंह जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, किस प्रधानमंत्री ने बीपी मंडल की अध्यक्षता वाले उस आयोग की नियुक्ति की जिसने ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस को नौकरियों में आरक्षण की सिफारिश की थी? तो ये मोरारजी देसाई जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, इसमें बोला गया कि व्हेन वाज द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो था वो कब गठन किया गया था इस मिनिस्ट्री का, मंत्रालय का? तो ये वर्ष 2006 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, राज्य की विधानसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वे कितनी हो सकती है? तो 500 जो है वो
मैक्सिमम हो सकती है, अधिकतम संख्या हो सकती है विधानसभा के सदस्यों की, और मिनिमम जो है वे 60 होनी चाहिए। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन जो है वे कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उसी तरह अगले प्रश्न में चलते हैं। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वह विधानसभा। ये आपने याद रखना है। किसी राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है वह सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जो है वो उत्तरदायी होती है। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ऐसे पूछे गए हैं। उसी तरह अगले प्रश्न में चलते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद के उत्पादन के लिए संसद को अनुशंसा कौन करता है? तो वो विधानसभा करता है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे विधान परिषद के बारे में। तो विधान परिषद होती है वो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। ये आपने याद रखना है। वर्तमान में केवल 7 राज्यों में विधान परिषदें हैं। कौन कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर जो है अब ये यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसको 2 अलग पहले ये राज्य हुआ करता था, अब इसे 2 अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है। तो अब केवल 6 राज्यों में है। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषदें शामिल हैं। तो विधान परिषद के, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की जो संख्या है वो उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है। अपवाद यहाँ पर जम्मू कश्मीर है। ये आपने याद रखना है। 36 थी उसमें विधान परिषद की सीटें, ये आपको पता होगा पहले, लेकिन अब इसे अलग केंद्र शासित पर 2 अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है। धारा 370 को भी समाप्त कर दिया गया है 5 अगस्त 2019 को। अब गठन के बारे में बात करते हैं। विधान परिषद का गठन जो है वो किन आधारों पर किया जाता है? तो सबसे पहले 1/3 सदस्य जो हैं, 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य जो हैं वो राज्य के पंजीकृत स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य राज्य के ऐसे अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जो माध्यमिक पाठशाला या इससे उच्च शिक्षण संस्था में कम से कम 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे हो। और 1/6 सदस्य जो हैं वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मनोनयन राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों में से किया जाता है जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष रुचि रखते हो। विधान परिषद के बारे में बात करते हैं। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वे आपने याद रखनी है, वे 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? विधान परिषद सदस्य बनने हेतु जो न्यूनतम आयु है वे 30 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। विधान परिषद जो है वे एक स्थायी सदन है, पूरी विधान परिषद का भी भंग नहीं होती। विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल है वे 6 वर्ष का है। ये भी आपने याद रखना है। प्रति 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य जो है अपना पद छोड़ देते हैं और उनके स्थान पर नए निर्वाचित होते हैं। बात करते हैं विधानसभा के बारे में। तो विधानसभा राज्य के विधानमंडल का निम्न सदन है। इस सदन को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। और मतदाताओं की जो योग्यताएं होती हैं, मतदाता होने के लिए 18 वर्ष की आयु प्राप्त नागरिक होना चाहिए। और सदस्यों की जो योग्यता है, विधानसभा सदस्य की योग्यताएं जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 25 वर्ष की आयु जो है वो पूरी कर चुका हो। ये आपने याद रखना है। कार्यकाल जो है राज्य विधानसभा का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। ये आपने याद रखना है। किंतु राज्यपाल द्वारा इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। संकट काल की घोषणा होने पर 1 वर्ष के लिए संसद इस अवधि को बढ़ा भी सकती है, परंतु ये बड़ी हुई अवधि अधिक से अधिक संकट काल की समाप्ति के 6 महीने के बाद तक हो सकती है। ये आपने याद रखना है। विधान परिषद के सदस्य को कार्यकाल कितना होता है? वे 6 वर्ष का होता है। आयु कितनी है विधान परिषद सदस्य बनने के लिए? 30 वर्ष है। विधानसभा की बात करते हैं। विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष है और विधानसभा का जो कार्यकाल है वे 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट उस पर चलते हैं। अब कुछ टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, जैसे बात करते हैं गुटनिरपेक्षता के बारे में। तो गुटनिरपेक्षता जो होती है, गुटनिरपेक्षता का अर्थ होता है शीत युद्ध के दोनों गुटों के सैनिक समझौते में भाग न लेकर तटस्थता की नीति का पालन हुए विश्व की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना जो है वो गुटनिरपेक्षता का मतलब है। ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं बाडुंग में 1955 में एफ्रो एशिया सम्मेलन के बाद जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो और मिस्र के कर्नल नासिर गुटनिरपेक्ष की नींव रखी गई थी। ये आपने याद रखना है इनके द्वारा। पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो था वो 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में संपन्न हुआ था। ये आपने याद रखना है।
7वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 1983 में हुआ था। भारत गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाता रहा है, ये आपने याद रखना है। तो गुटनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? शीत युद्ध के दोनों गुटों के सैनिक समझौते में भाग न लेकर तटस्थता की नीति का पालन करते हुए विश्व की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना जो है वो आपका गुटनिरपेक्षता का अर्थ होता है। अब बात करते हैं भारत नेपाल संबंध के बारे में। तो भारत नेपाल संबंध आपको पता है 31 जुलाई 1950 को भारत एवं नेपाल ने शांति एवं मैत्री की संधि की, ये आपने याद रखना है। भारत नेपाल ने 31 जुलाई 1950 को भारत और नेपाल ने शांति एवं मैत्री की संधि की थी, ये आपने याद रखना है। 1955 में नेपाल जो था वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था, ये भी आपने याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना थी वे कब हुई थी? ये 24 अक्टूबर, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना थी वे की गई थी, ये भी आपने याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका जो हेडक्वार्टर है वे आपका न्यूयॉर्क में है, यूएसए में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके जो प्रेजेंट में जनरल सेक्रेटरी हैं, महासचिव है, वो एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो पुर्तगाल कंट्री से बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं भारत बांग्लादेश संबंध के बारे में। तो भारत बांग्लादेश संबंध के बारे में बात कर लेते हैं। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले, ये आपने याद रखना है, बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस देश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, तो ये आपने याद रखना है। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। भारत ने सर्वप्रथम बांग्लादेश को मान्यता दी थी, ये भी आपने याद रखना है। 19 मार्च 1972 को भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री संधि हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने याद रखना है। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री संधि जो थी वो कब हुई थी? वो 19 मार्च 1972 को हुई थी। 1975 में शेख मुर्जी बुरहान की हत्या हुई थी, ये भी आपने याद रखना है 1975 में। 1985 में भारत और बांग्लादेश ने फरक्का बांध विवाद पर समझौता किया था। ये आप क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि फरक्का बांध विवाद जो था वो किन दो देशों से संबंधित है? तो वो भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। 1985 में भारत ने इस विवाद पर समझौता किया था। उसी तरह बात करते हैं भारत श्रीलंका संबंध के बारे में। श्रीलंका जो था वो 1948 में स्वतंत्र हुआ था। 1987 में राजीव गांधी की कोलंबो यात्रा व समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1987 में। बात करते हैं भारत पाकिस्तान संबंध के बारे में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1947, 48, 1965, 1971 और 1999 में 4 युद्ध हुए थे, ये आपने याद रखना है। कुल कितने युद्ध हुए थे? 4 हुए थे। 1950 में नेहरू और लियाकत अली जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उनके बीच समझौता हुआ था। 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। 1960 में हुआ था। 1965 के युद्ध में 4 जनवरी 1966 को कजाकिस्तान की राजधानी ताशकंद में अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के बीच ताशकंद समझौता हुआ था, ये आपने याद रखना है। 1965 में के युद्ध के बाद 4 जनवरी 1966 को कजाकिस्तान की राजधानी ताशकंद में अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। उसी तरह 16 दिसंबर 1971 को, ये आपने याद रखना है, 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान जनरल नियाजी ने भारतीय जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और 93,000 सैनिकों के साथ, ये आपने याद रखना है, 93,000 सैनिकों के साथ उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान जनरल नियाजी ने, ये आपने याद रखना है। पाकिस्तान जनरल नियाजी ने भारतीय जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। बात करते हैं 1971 के युद्ध के बाद 28 जून 1972 को शिमला में इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ था, ये आपने याद रखना है। बात करते हैं 14 अप्रैल 1978 को भारत पाकिस्तान के बीच सलाल जल संधि हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सलाल जल संधि जो थी वो भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। 1999 में वाजपेयी का लाहौर समझौता और कारगिल युद्ध हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। बात करते हैं भारत चीन संबंध के बारे में। तो भारत ने सर्वप्रथम 30 दिसंबर 1949 को चीन को मान्यता दी थी, ये आपने याद रखना है। 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला किया था 1950 में। 1954 में भारत और चीन के चाउ एन लाई के बीच पंचशील समझौता हुआ था, ये आपने याद रखना है। पंचशील
समझौता जो था वो कब हुआ था? 1954 में हुआ था। किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच हुआ था। बात करते हैं 31 मार्च 1959 को दलाई लामा जो थे वो भारत आए थे। ये आपने याद रखना है, 31 मार्च 1959 को दलाई लामा भारत आए थे। उसी तरह 20 अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत, लद्दाख और नेफा पर आक्रमण किया था। नेफा जो था वो पहले अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था नेफा के नाम से। उसी तरह इस युद्ध के बाद 1963 में भारत और चीन के बीच कोलंबो समझौता हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए, जो मैंने आपको आगामी HPJBT कमीशन, SI कंडक्टर, JOIT पोस्ट को 965 पंचायत ऑडिटर और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले इसमें हमें कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।